मिल्टन कंपोज्ड ओनली 23 सोनेट्स। अब दोस्तों जरा आप ध्यान दें और इस बात को बड़ी गंभीरता से आप समझें। मिल्टन कंपोज्ड ओनली, मिल्टन ने कुल कितने सोनेट लिखे हैं दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा। तो ऑप्शन में यदि 24 दिया हो दोस्तों, तो आप 24 को सेलेक्ट करिएगा। अगर 24 ना दिया हो दोस्तों, तो आप 23 को सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स जो है दोस्तों वो 24 हैं मिल्टन के द्वारा लिखे गए। 19 इसमें से इंग्लिश सोनेट हैं दोस्तों, और 5 सोनेट जो हैं वो लैटिन सोनेट हैं दोस्तों। अब ये 23 कैसे हो जाते हैं ये समझ लीजिए। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज 2 टाइम्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो लैटिन और इंग्लिश में भी है दोस्तों, तो बड़ा स्पष्ट आप याद रखें। 5 लैटिन लैंग्वेज में है, 19 सोनेट्स इंग्लिश लैंग्वेज में है, और मिल्टन कंपोज ओनली, तो टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स की बात करें तो 24 है दोस्तों। लेकिन अगर इसको 1 टाइम काउंट करें दोस्तों तो 23। मिल्टन सोनेट आर बेस्ड ऑन, मिल्टन के जो सोनेट हैं वो किस आधार पर हैं, किस पर बेस्ड हैं, तो मैंने आपको बताया था पेट्रार्कन सोनेट कह लीजिए, या इटालियन सोनेट कह लीजिए, या क्लासिकल सोनेट कह लीजिए। एक ही बात है, कंफ्यूज मत होइएगा। पेट्रार्कन सोनेट, क्लासिकल सोनेट, इटालियन सोनेट, मिल्टोनिक सोनेट, ये सभी एक ही प्रकार के सोनेट का रूप है। वही जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बताया था ऑक्टेव और सस्टेट वाला। टू मिल्टन इज ए पोएम बाय, टू मिल्टन किसकी कविता है दोस्तों, लीजिए एक नया नाम आ गया है। टू मिल्टन इज ए पोएम बाय ड्राइडन, ड्राइडन की भी कविता है टू मिल्टन, कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी मैंने आपको संबंधित वर्क लिखाए हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। टू मिल्टन किसका वर्क है, मिल्टन किसका वर्क है, ये पूछा जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आते हैं तो बहुत कम ही बच्चे ऐसे होते हैं जो ये क्वेश्चन कर पाते हैं। मिल्टन थॉट 3 टाइटल्स फॉर हिज एपिक, क्या अंग्रेजी है साहब हमारे टाइपिस्ट सर की। फॉर है दोस्तों ये FOR, FOR कर लीजिएगा। मिल्टन थॉट 3 टाइटल्स, मिल्टन ने 3 टाइटल सोचे थे दोस्तों हिज एपिक, अपने एपिक के लिए। अब देखिए आपने बुक ले रखी होंगी, पर ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और इस बार तो मजबूर हैं दोस्तों, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मार्केट में एक अच्छी किताब देखने को जरूर मिलेगी, जिसमें आप कहेंगे कि हाँ TGT के ऊपर अगर किसी ने कोई किताब लिखी है तो सबसे अच्छी किताब की श्रेणी में मैं उसको ले जाने का प्रयास करूंगा। मिल्टन थॉट 3 टाइटल्स, मिल्टन ने 3 टाइटल्स सोचे थे दोस्तों। तो पहला उन्होंने सोचा था कि मॉर्ट डी अर्थर, उनका विचार हुआ कि मॉर्ट डी अर्थर पर लिखते हैं। फिर किंग डेविड उन्होंने हेडिंग बनाया, और उसके बाद बनाया द फॉल ऑफ मैन, द फॉल ऑफ मैन। लास्टली चूज द थर्ड, और अंत में थर्ड वाले को चूज कर लिया, द फॉल ऑफ मैन, और जिसका नाम हो गया पैराडाइज लॉस्ट। तो 3 टाइटल कौन से थे पैराडाइज से पहले जो सोचे गए थे, वो था मॉर्ट डी अर्थर, फिर किंग डेविड, उसके बाद द फॉल ऑफ मैन, और फिर लास्टली फाइनल हुआ द फॉल ऑफ मैन, और उसको नाम मिल गया पैराडाइज लॉस्ट का। अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन हु इज द हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन के हिसाब से, उनके अनुसार जो हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का वो एडम है दोस्तों।
अगर आपसे अकॉर्डिंग टू जॉन मिल्टन पूछता है कि हीरो कौन है, तो आप एडम पर निशान लगाइएगा। हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट है दोस्तों, उसमें कुल कितनी लाइन्स हैं? तो 798 लाइन्स हैं दोस्तों पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में। बुक फर्स्ट में 798 लाइन्स हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। Who was the first came first in Fallen Angels? वह कौन था जो फॉलन एंजल्स में सबसे पहले आता है? तो सबसे पहले आने वाला है दोस्तों मोलोक। हु केम लास्ट? और सबसे बाद में आने वाला है बिलायल। आपको ट्रिक याद होगी, बिलायल बिलायल बुला करके लाना पड़ा बिलायल को, ये सबसे अंत में आए। मोलोक भाई साहब सबसे पहले आ गए, तो मोलोक नंबर 1, बिलायल नंबर लास्ट। तो ध्यान दीजिएगा, मोलोक के लिए फर्स्ट नंबर, मोलोक पहले नंबर पर आए हैं फैलन एंजल में, और बिलायल को बुला के लाना पड़ा, तो इसलिए ये है लास्ट। हु वाज द लास्ट इरेक्टेड स्पिरिट? लास्ट इरेक्टेड स्पिरिट है दोस्तों मैमन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इरेक्टेड स्पिरिट क्या है, इसके बारे में बता। हु वाज द लास्ट इरेक्टेड, अंत में निर्माण किया हुआ जो स्पिरिट था वो कौन था? तो वो था दोस्तों मैमन। द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स कोमस इज, मिल्टन का जो कोमस है, मास्क ऑफ कोमस है, उसका सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? सब टाइटल आपको मालूम है द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू है, लेकिन यहां पर हम पूछ रहे हैं कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है उसका दोस्तों चैस्टिटी, यानी पवित्रता। हु आर द फैलन एंजल्स? दोस्तों मेरे कहने से ये क्वेश्चन आप जरूर याद कर लीजिए इस बार के टीजीटी के लिए। प्लीज आप जरूर याद कर लें इस बार के टीजीटी के लिए ये क्वेश्चन। अगर आप याद करेंगे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा, और जब आप एग्जाम देंगे तो शायद आपके लिए भी बहुत अच्छा हो। तो कौन कौन से फैलन एंजल थे जो आए हैं, जिनको बुक में दर्शाया गया है, उनको मैं क्रम से नाम के साथ आपको मैं बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले, जैसा कि आपको मालूम है, सबसे पहले आते हैं मोलोक जो चीफ है, उसके बाद सीमोस कीमोस, उसके बाद बालिम 3rd नंबर पर, उसके बाद 4th नंबर पर एस्टोरोथ, 5 नंबर पर एस्टोरेथ, 6 नंबर पर थैमूज, 7 नंबर पर डैगोन, 8 नंबर पर रीमन, 9 पर ओसिरेस, 10 पर आइसिस, 11 पर ओरस, और 12 पे बिलायल। तो दोस्तों बहुत मेहनत मैंने की है, तो प्लीज मेरी मेहनत को सफल बनाना। इनकी क्रम, इनका सीरीज जरूर याद रख लेना, और फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को जरूर याद रखना, ठीक है। और यदि कुछ लोगों के पास किताब है तो प्यारे साथियों एक काम और कर सकते हैं, अगर आप कर पाए तो, जो इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है उसको आप जरूर याद करें। मैंने कल जो वीडियो आपको सेंड किया था उसमें मैंने बात की है, जिससे मोलोक सेक्रीफाइस से रिलेटेड है, ह्यूमन सेक्रीफाइस से है ना। तो इनका छोटा छोटा जो डिस्क्रिप्शन है उसकी 2-2 लाइनें आप अगर याद कर लेंगे तो वो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। यहाँ से डिस्क्रिप्शन दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि किसके बारे में है।
मिल्टन एरोपेगेटिका वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट, किसके खिलाफ था? तो सेंसरशिप के खिलाफ था। सेंसरशिप आप समझते हैं, एकाधिकार लिखने का, पब्लिश कराने का। डी डॉक्ट्राइन क्रिस्टीना कास्ट डाउट, ये कई बार क्वेश्चन हो गया है, इसको मैंने आपको बता दिया है। पैराडाइज रिगेन और पैराडाइज लॉस्ट दोनों पर ये संदेह प्रकट करता है कि इनकी जो थ्योरी है वो अलग हो जाती है। और मैंने आपको बता दिया कि अगर दोनों ऑप्शन में दिया हो पैराडाइज रिगेन, पैराडाइज लॉस्ट, तब आप मेरे कहने से पैराडाइज रिगेन्ड को कीजिएगा, क्योंकि क्राइस्ट की जो बर्थ है वो इसी में दर्शाया गया है। और अगर ये ना हो ऑप्शन में, तब आप पैराडाइज लॉस्ट को कीजिएगा। मिल्टन वाज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क, किस वर्क के कारण उनको लैटिन सेक्रेटरी बना दिया गया था? तो रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट विद निकनेम लेडी, एक वर्क था उनका रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट। तो ध्यान दीजिएगा, इसी की वजह से विद निकनेम लेडी ये पब्लिश हुआ था, लेडी के नाम से, निकनेम लेडी के नाम से। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। When the assault was intended to the city is a sonnet, तो ये मिल्टन का सोनेट है दोस्तों। When the assault was intended to the city, और आप प्यारे साथियों सभी लोग जो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डाले हैं दोस्तों, प्लीज आप उनको जरूर वीडियो में रिवाइज कर लें, एक बार देख लें उनको, क्योंकि मैंने बहुत सारा एक्सप्लेनेशन विद लाइंस आपको उसमें दिया है। मैंने आपको सिटी के बारे में बताया है, व्हेन द एजल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, किस सिटी की बात है? लंदन सिटी की बात इसमें हो रही है। तो उसको आप जरूर याद रखें, तो उसको आप देखते रहें। देखिए, जितना हम सॉल्व पेपर्स करते हैं, पुराने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको एक बात बता दूं, बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि अगर आप कहीं भी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए, जो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट हो, छोटे मोटे इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूं, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तैयार करवाए जाने चाहिए, करवाए जाते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो मैं आपका साथी आपको बता रहा हूं, इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने सबसे पहले जो वीडियोस आपको कराए हैं वो मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको समझाए हैं। जितना आप उनको पढ़ेंगे, समझ लेना आप उतना ही टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो भी लोग मेरे बैच में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो डिटेल मैंने लिखाई है, उसके साथ में आप उनका अध्ययन करें। वीडियोस को दोबारा आप देख लें, वीडियोस अभी आपको मिलेंगे, थोड़े समय बाद जरूर मैं वीडियोस को हाइड कर दूंगा, तो अभी आप उनको तैयार कर लें, बहुत अच्छी बात है। सैमसन एगोनिस्टिस शोज मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्टिस क्या शो करता है? मिल्टन की किस फीलिंग को शो करता है? तो द ग्रेविटी, गंभीरता एंड काम डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज। एक्चुअली में सैमसन एगोनिस्टिस एक मॉडल है दोस्तों ग्रीक ट्रेजेडी का। तो ग्रीक ट्रेजेडीज कैसी होती हैं, उसी का स्वरूप हमें मिलता है सैमसन एगोनिस्टिस में। तो क्या वो सिद्ध करना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं? तो इतना आप याद रख सकते हैं, डिग्निटी ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडीज या ग्रेविटी, जो गंभीरता ग्रीक ट्रेजेडीज में होती है, वो उन्होंने अपनी जो वर्क है सैमसन एगोनिस्टिस उसके माध्यम से शो किया है। कीट्स अबेंडन्ड हिज पोएम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और आप सोच में पड़ जाएंगे कि सर कीट्स को भी पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं सर, आपको कीट्स को नहीं पढ़ना है,
पर आपको हर उस राइटर को पढ़ना चाहिए, वो इस फील्ड में आ जाता है, वो आपके सिलेबस में आ जाता है, जिसने मिल्टन के बारे में या मिल्टन से प्रभावित होकर के कुछ भी वर्क लिखा है या कोई बात कही है, तो वो आपके सिलेबस के अंदर में आ जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, कीट्स अबेंडन्ड हिज पोएम, कीट्स ने अपनी पोएम को ना त्याग दिया, छोड़ दिया। हाइपेरियन, पोएम का नाम है हाइपेरियन, बिकॉज, क्यों छोड़ दिया, इट कंटेन्ड, यह रखती है, ट्रेसेस, जो तत्व है, ऑफ एन एक्सेसिव, बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, इन्फ्लुएंस, प्रभाव के, ऑफ मिल्टन, हाइपेरियन में बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है मिल्टन का, इसलिए कीट्स ने अपनी पोएम हाइपेरियन को अबेंडन कर दिया है, त्याग दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि हाइपेरियन इज ए पोएम बाय, और ये लाइन भी आपसे पूछ सकता है। नेम द इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स was greatly influenced by Milton's style and manner। कौन था, कौन सा राइटर था रोमांटिक पोएट का, रोमांटिक एज का, जो मिल्टन के राइटिंग स्टाइल से बहुत ज्यादा प्रभावित था, इतना प्रभावित था कि अपना एक वर्क लिख दिया हाइपेरियन, और कहता है कि भैया इसको तो छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये तो पूरा मिल्टन के जैसा वर्क हो गया है, हा? तो वो है जॉन कीट्स। मिल्टन इज ए सिंबॉलिक पोएम। अब देखिए और एक कविता आ गई दोस्तों, खाली मिल्टन अगर लिखा हुआ आ जाए, ऑप्शन में मिल जाए किसकी कविता है, तो ध्यान दीजिएगा, मिल्टन इज ए सिंबॉलिक पोएम बाय विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक की कविता है मिल्टन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत प्यारे साथियों, बिल्कुल मत भूलिएगा। और एक विशेष बात जो मुझे आपसे कहनी है, मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, हो सकता है इन वीडियोस के साथ में या बाद में। दोस्तों आपके मन में चिंता है नोटिफिकेशन को लेकर के, तो मैं आपसे 2 लाइनें कहना चाहता हूं कि वे लोग जो अपनी निगाह, अपनी आई, अपना रेटिना अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, उसके सिवा कुछ और नहीं देखते हैं, वो लोग सफल हो जाते हैं। नहीं समझ में आया? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि नोटिफिकेशन आए अभी या न आए, आपको तो जॉब लेनी है, तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि 2 महीने में आएगा कि 1 महीने में आएगा। अरे भाई आएगा ना, ये तो कंफर्म्ड है, निश्चित रूप से आएगा। तो ऐसे लोग जो वास्तव में अपने कैरियर के प्रति सचेत हैं, जिनको जॉब लेनी है, वे लोग ऐसे समय में अपनी स्पीड को थोड़ा सा और अप कर देते हैं, और जो मूर्खाणी है, जो मूर्ख लोग हैं, जो बेवकूफ लोग हैं, वो ऐसे समय में अपनी स्टडी को औरों की भांति धीमा कर देते हैं। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा प्यारे साथियों। बड़े विश्वास से मैं आपको सही राह दिखा रहा हूं। अगर आप भी वही गलती करेंगे जो सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, तो जब दूसरे लोग लूज पड़ते हैं, तब आपको अपने उद्देश्य के प्रति और ज्यादा सचेत होना चाहिए। अब अगर आपको बात मेरी समझ में आ गई है, मैं क्या कहना चाहता हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। और नहीं आई है, जैसे मुझे मालूम है अभी कुछ लोग हैं उनके नहीं आई है, कई लोग मेरे से पूछते हैं कि सर क्या करें, तो जो मैं उनको सीधे सीधे समझाना चाहता हूं समझा देता हूं, फिर भी वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूं जैसा आप चाहें वैसा कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करता हूं आपका, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। थैंक यू, आगे बढ़ते हैं।
Areopagus was the earliest aristocratic council of ancient Athens. Milton uses this name in his creative writing Areopagitica. Yes, आपसे पूछा जाएगा कि एरोपेगिटिका कहाँ से लिया गया है, तो आइसोक्रेट्स की स्पीच से, एरोपेगस शब्द से इसको लिया गया है। इतना ही आपको याद रखना है, एरोपेगिटिका इज टेकन फ्रॉम एरोपेगस वर्ड। When Milton speaks in Paradise Lost of a second Adam, he means, जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट में बात करते हैं सेकंड एडम की, तो सेकंड एडम कौन है दोस्तों? क्राइस्ट। इट्स मीन क्राइस्ट। जॉन मिल्टन इमॉर्टलाइज्ड ए टस्कन एस्ट्रोनोमर इन हिज पैराडाइज लॉस्ट। अपने पैराडाइज लॉस्ट में उन्होंने एक टस्कन एस्ट्रोनोमर की बात की है और उसको हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया है। वो कौन है? तो आपको मालूम है, गैलीलियो, जिन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। हाइपेरियन इज पार्टली एन इमिटेशन ऑफ मिल्टन। अभी हमने बात की थी कि हाइपेरियन इज ए पोएम बाय जॉन कीट्स एंड इट इज द इमिटेशन ऑफ मिल्टन। तो किसकी पोएम है दोस्तों? ये कीट्स की कविता है। माउंट एबोरा इज फीचर्ड इन। ये क्वेश्चन आपसे रिलेटेड नहीं है दोस्तों, सॉरी, इसको छोड़ दीजिए। कुबला खान जो है सैमुअल टेलर कॉलरिज की पोएम है। ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ। दोस्तों एक बात इंपॉर्टेंट सुन लीजिए, क्वेश्चन आ गया है तो मेरे से स्टूडेंट्स पूछते हैं सर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का क्या करें, कितना पढ़ें? देखिए दोस्तों, आपके सिलेबस में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर नहीं है, एक बात, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन आएंगे? नो लिमिट। तीसरी बात, कितना पढ़ें हिस्ट्री को? तो भैया सिंपल आंसर आपको बता देता हूं, आप लोग फॉलो नहीं करते हैं तो मुझे थोड़ा दुख लगता है। मेरी बात सुन लीजिए, क्योंकि अपने जीवन का अनुभव आपको बता देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत समय तक मैंने चिल्ला चिल्ला करके यही बातें समझाई हैं और एग्जाम उन लोगों ने दिए हैं और उसके बाद मुझसे आकर के कहा है सॉरी सर, हमने आपकी बात को फॉलो नहीं किया, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी मुझसे यही कहें, इसलिए जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुन लें। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आपको क्या पढ़ना है, अगर आप अपने से पढ़ना चाहते हैं तो सुनिए। आपको एलिजाबेथन एज की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी चाहिए। जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं आपको एलिजाबेथन एज की वो पढ़नी चाहिए। जो मिल्टोनिक एज है आपको वो पढ़नी चाहिए। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 25 क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद आता है दोस्तों रोमांटिक एज। रोमांटिक एज आपको पढ़नी चाहिए। रोमांटिक एज की जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए। उसके बाद आती है दोस्तों मॉडर्न एज। मॉडर्न एज आपको पढ़नी चाहिए। मॉडर्न एज की जो फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। क्यों मैंने ये 4 एज की ही क्यों बात की दोस्तों? क्योंकि दोस्तों शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के हैं, मिल्टन मिल्टोनिक एज के हैं, और रोमांटिक एज से वर्ड्सवर्थ है, और मॉडर्न एज से आपके गाल्सवर्दी हैं। तो ये हिस्ट्री आपको पढ़नी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है सर, तो आप कितना भी पढ़िए, जितना आप चाहें उतना पढ़िए, जब तक आप थक ना जाएं तब तक पढ़िए, जब तक आप अपने आप को बर्बाद ना कर लें तब तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आप पढ़ते रहिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। तो किस तरह के क्वेश्चंस आपको हिस्ट्री से मिलते हैं? देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं।
पूछा जाएगा क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं सिलेबस में उसमें ड्रामा है और ड्रामा को स्टेज किया जाता था, थिएटर्स का बहुत महत्व था एलिजाबेथन एज में। तो ऑल थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ, किसके समय में थिएटर्स को बंद कर दिया गया था? तो ओलिवर क्रोमवेल के समय में थिएटर्स को बंद किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑल थिएटर्स वर क्लोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ ओलिवर क्रोमवेल। इन लिसिडास द पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक रेफर्स टू, ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में मैंने आपको करा दिया कि पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक किसको कहा है उन्होंने? तो एसटी पीटर को कहा है दोस्तों। एसटी पीटर को उन्होंने पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक कहा है। सेंट पीटर को उसने पायलट ऑफ द गैलीलियन लेक बताया है। और ये कहाँ है दोस्तों? ये जिक्र कहाँ है? ये लेसिडास में है, ये भी याद रखिएगा। हु रोड मास्क ऑफ अनार्की? मास्क ऑफ अनार्की किसका वर्क है दोस्तों? तो मास्क ऑफ अनार्की इज ए वर्क बाय शैली। ये शैली का वर्क है, सिलेबस से आउट है। क्योंकि आपके सिलेबस में मास्क है तो मास्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको दोस्तों मेंशन किया है। When I consider how my light is spent is an example of, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है? तो देखिए यहाँ पर मेटोनिमी दिया है, और अगर आपको फिगर्स ऑफ स्पीच समझनी है दोस्तों तो आप, मैंने फिगर ऑफ स्पीच, मेटोनिमी और बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच की वीडियोस बना दी हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख लें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर भी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसको आप अपने आप से वीडियो देख करके आप कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। द स्टोरी ऑफ मिल्टन्स सैमसन एगोनिस्टिस इज टेकन फ्रॉम द बाइबल। वेरी सिंपल, बाइबल से लिया गया है सैमसन एगोनिस्टिस, पहले भी बात हो चुकी है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज सैमसन एगोनिस्टिस? तो हमने बता दिया आपको, क्लोजेड ड्रामा है, वर्स प्ले है। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन, किसने लिखा है? सैमुअल जॉनसन ने, डेविड मैसन ने, दोनों ने लिखा है। मिल्टन प्रोज राइटिंग इंक्लूड 25 पम्पलेट्स रिटन इन इंग्लिश एंड लैटिन। मिल्टन का जो प्रोज कैरियर है उसमें 25 पम्पलेट्स भी आते हैं जो इंग्लिश में और लैटिन लैंग्वेज में लिखे गए हैं दोस्तों। हाउ मेनी नैरेटिव आर्क्स डज पैराडाइज लॉस्ट हैव? नैरेटिव आर्क आपसे पूछा गया है, तो कौन कौन से नैरेटिव आर्क हैं, कहानी को नैरेट करने वाले हैं? तो सैटर्न है दोस्तों पहला, जिसको लूसीफर उसका पूर्व का नाम है। एडम है कहानी को बढ़ाने वाला, और दोस्तों ईव है जो कहानी को नैरेट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सैटर्न, एडम एंड ईव। विच वन इज द शॉर्टेस्ट बुक इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? मिल्टन की जो पैराडाइज लॉस्ट है उसमें सबसे छोटी किताब कौन सी है दोस्तों? कौन सा वॉल्यूम सबसे छोटा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बुक 7th 640 लाइन के साथ सबसे छोटा वॉल्यूम है, सबसे छोटी किताब। विच वन इज द लॉन्गेस्ट बुक? सबसे लंबी बुक कौन सी है दोस्तों? तो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बुक 9th 1189 लाइन्स है, 1189। ध्यान दीजिएगा, बुक 9th लॉन्गेस्ट है और बुक 7th जो है वो शॉर्टेस्ट। एट व्हाट पॉइंट डज द नरेशन अनफोल्ड्स इन द पोएम पैराडाइज लॉस्ट? जो नरेशन है उसकी शुरुआत कहां से होती है? आफ्टर द डिफीट ऑफ रेबल एंजल्स। आफ्टर द डिफीट, हार के बाद, जो रेबल एंजल्स हैं उनकी हार के बाद जो नरेशन है वो प्रारंभ होता है। मिल्टन इनकम्प्लीट वर्क दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है।
हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज ए वर्क बाय जॉन मिल्टन एंड इट इज इनकम्प्लीट वर्क ऑफ मिल्टन। इनकम्प्लीट वर्क ऑफ मिल्टन है, इसको आप जरूर याद रखें। विच इज द इनकम्प्लीट वर्क? तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। द सब्जेक्ट ऑफ मिल्टन्स कॉमर्स इज, हो गया है पवित्रता, चेस्टिटी। हरप्पा एंड सेंसर एगोनिस्टिस इज द थर्ड विजिटर है ये साहब, थर्ड विजिटर। सैमसन को जेल में मिलने जाते हैं तो तीसरे नंबर के विजिटर हैं ये, तीसरे नंबर पर जाते हैं। ऑन द लेट मैस्कर इन पिडमाउंट इज रिटन बाय, इट इज ऑल्सो ए वर्क बाय जॉन मिल्टन। ये जॉन मिल्टन का वर्क है, जरूर याद रखें दोस्तों, इनमें से क्वेश्चन मिलेगा, गलती मत करिएगा। आपको बस लिस्ट बनानी है, इन वर्क को 2-3 बार पढ़ लेना है ताकि आपको नाम याद रहे। फेम इज द स्पर दैट द क्लियर स्पिरिट डथ रेज टू स्कॉन डिलाइट एंड लिव लैवोरियसली। ये लाइन पढ़ते ही अपने आप समझ में आ जाता है कहां से लाइन ली गई है, और अक्सर इन लाइनों को पढ़ करके लोग गलती कर देते हैं। दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, इनको लिया गया है दोस्तों लिसिडास से। कहां से? लिसिडास से। और लगता है सैमसन एगोनिस्टिस की ये लाइन है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं कहीं पे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताया करें दोस्तों। मैं भी इंसान हूं, बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं, ओवरबर्डन के कारण हो जाती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब भी आप मुझे कॉल करते हैं, आप मैसेज करते हैं, तो मैं उसको जरूर टैली करता हूं और करेक्ट आंसर आपको ग्रुप में कम से कम सेंड कर देता हूं। इन 1642 मिल्टन पार्टिसिपेटेड इन सिविल वार अगेंस्ट, किसके खिलाफ? किंग चार्ल्स फर्स्ट। मिल्टन ने सिविल वार में भाग लिया। इनको एक बार तो भागना पड़ा था मिल्टन को, भाई अपना स्थान छोड़ करके भाग गए थे ये। तो मिल्टन ने सिविल वार में भाग लिया चार्ल्स फर्स्ट के खिलाफ। मैरी पावेल वॉज सीनियर टू मिल्टन, मिल्टन से सीनियर थी, कितनी? 70 ईयर्स। क्रिस्टोफर मिल्टन वाज मिल्टन्स ब्रदर हु बिकेम ए कैथोलिक। देखिए, मिल्टन के भाई, छोटे भाई क्रिस्टोफर मिल्टन एक कैथोलिक हो गए थे और एक जज बन गए थे। किसके शासनकाल में? जेम्स सेकंड के शासनकाल में दोस्तों। मिल्टन वाज फुल ऑफ कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स। किसने कहा है? क्या है? ह्यूमनिज्म एंड प्यूरिटनिज्म। कन्फ्लिक्टिंग कल्चर्स के हैं। कन्फ्लिक्ट, ह्यूमनिज्म मानवता में और प्यूरिटनिज्म सुधारवादिता में। विच वर्क इज फुल ऑफ प्यूरिटन फिलॉसफी? कौन सा वर्क है प्यूरिटन फिलॉसफी से भरा हुआ है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। कॉमर्स। कॉमर्स इज ए मास्क एज वेल एज ए पास्टरल ड्रामा। कई बार ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको जरूर ये याद होंगे दोस्तों। ग्रांड स्टाइल इज मेंशन्ड बाय, ग्रांड स्टाइल टर्म किसने दिया है दोस्तों? तो अर्नोल्ड ने दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड का ये टर्म है। द नेम ऑफ मिल्टन्स सिस्टर एंड ब्रदर एन मिल्टन और क्रिस्टोफर मिल्टन। सीनियर जॉन मिल्टन वाज ए, जो सीनियर जॉन मिल्टन थे वो कौन थे? तो एक प्रोटेस्टेंट थे दोस्तों वो। मिल्टन एक प्यूरिटन थे। हु वाज थॉमस यंग? थॉमस यंग कौन है? एक कैरेक्टर और आ गया दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने शायद बायोग्राफी में इनकी बात की है। थॉमस यंग उनके ट्यूटर थे दोस्तों, मिल्टन के ट्यूटर थे थॉमस यंग। मिल्टन हैज लैटिनाइज्ड इंग्लिश लैंग्वेज, मिल्टन ने लैटिनाइज्ड कर दिया है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा को। किसने कहा है? जॉन कीट्स ने कहा है दोस्तों।
मिल्टन गॉट पीजी डिग्री। पीजी डिग्री कब ली है इन्होंने? 1632 में ली है। किस सब्जेक्ट में ली है? क्लासिक्स में ली है, यानी ग्रीक में ली है। ध्यान दीजिएगा। एट एसटी पॉल मिल्टन लर्न, मिल्टन ने क्या सीखा है? अपने जो प्रारंभिक शिक्षा का केंद्र है एसटी पॉल स्कूल, वहां पर लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज। हॉर्टन पीरियड कब से कब तक है? 1632 से 1637 तक है। द सबटाइटल ऑफ कॉमर्स, सबटाइटल ऑफ कॉमर्स क्या है दोस्तों? जल्दी से रिवाइज करते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को। द ट्रम्प ऑफ वर्च्यू है। सबटाइटल ऑफ लेसिडास क्या है दोस्तों? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। डियोडटी की मृत्यु कब हुई है दोस्तों? तो 1638 में हुई है। इनकी मृत्यु पर लिखा गया वर्क कौन सा है दोस्तों? तो एपिटाफियम डेमोनिश है दोस्तों। एरोपेगेटिका पब्लिश कब हुआ है दोस्तों? 1644 में पब्लिश हुआ है। मिल्टन वाज बरीड इन, मिल्टन को एस्टीगाइल्स क्रिपल गेट, एस्टीगाइल्स विदाउट क्रिपल गेट अगर हो तो बहुत अच्छा है दोस्तों। जीसस क्राइस्ट इज रिगार्डेड द सेवियर ऑफ मैनकाइंड हुज रियल नेम, जीसस क्राइस्ट का रियल नेम क्या था? इमैनुअल। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। इट इज रिटन इन 27 स्टेंजास, इसको 27 में स्टेंजा में लिखा गया है। आर्केड्स इज इन ब्लैंक वर्स, आर्केड्स जो है वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है दोस्तों। इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट ब्यूकोलिक पोएम, शॉर्ट ब्यूकोलिक पोएम के रूप में लिखा गया है। पोएम का एक प्रकार है दोस्तों ब्यूकोलिक पोएम। आप इसको चेक करें और मुझको बताइएगा, बहुत आसान है, आप ढूंढ लेंगे। लव ऑफ नेचर इज शोन इन, लव ऑफ नेचर दिखाया गया है, आर्केड्स में भी दिखाया गया है, एल एलेग्रो इल पेंसोलेसो में भी दिखाया गया है दोस्तों। कोमस वाज पब्लिश्ड एनोनिमसली इन ए क्वार्टो बाय बुक सेलर। देखिए कोमस को एक क्वार्टो के रूप में, एक फोल्डर के रूप में आप समझ सकते हैं, पार्ट में आप कह सकते हैं, इसको पब्लिश किया गया। नाम है पब्लिशर का हैम्फ्रे रॉबिन्सन इन 1637। ध्यान दीजिएगा, कोमस को 1634 में लिखा गया है, लेकिन इसको क्वार्टो के रूप में हैम्फ्रे रॉबिन्सन ने 1637 में पब्लिश किया है, एनोनिमसली, बिना नाम के। विच वर्क ऑफ मिल्टन फेवर्स चैस्टिटी, तो पवित्रता को फेवर करने वाला वर्क, या इसका टाइटल, या सीधे सीधे कह सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है? चैस्टिटी जो कोमस है उसका सब्जेक्ट है दोस्तों। Who was first Earl of Bridgewater? Before him Comus was presented. कोमस किसके सामने प्रेजेंट किया गया है? तो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सामने। इन द सेलिब्रेशन ऑफ द अर्ल्स न्यू पोस्ट, अर्ल की जो नई पोस्ट थी उसके संदर्भ में क्या बने थे वो? लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बने थे। उनका वास्तविक नाम क्या है? जॉन एगर्टन, जॉन एगर्टन उनका वास्तविक नाम था। उनको अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के रूप में भी जाना जाता है, ध्यान दीजिएगा। लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स के रूप में भी जाना जाता है। विच टाइप ऑफ मास्क इज कोमस, कोमस किस तरह का मास्क है दोस्तों? तो कैरोलाइन मास्क, फेमस कैरोलाइन मास्क है ये। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का दोस्तों, विच पोएम ऑफ मिल्टन इज बेस्ड ऑन पेशेंस, धैर्य को दर्शाने वाली कविता कौन सी है? बहुत ही अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। कौन सी कविता पेशेंस को दर्शाती है, बता सकते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके सारे लोग मुझे बताएं कि कौन सी कविता धैर्य को दर्शाती है। मैं आपको ग्रुप में इसका आंसर दे दूंगा दोस्तों, ठीक है? तो प्लीज तैयारी करते रहिएगा, लूज मत होइए, हारिए मत, निराश मत होइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वैकेंसी कब आए कब ना आए, आपको आपका काम जो है वो ये है कि आपको तैयार रहना चाहिए। तैयार रहने वाले हमेशा विजयी होते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।